वेलकम बच्चों। आज आप सभी का इंग्लिश की क्लास में स्वागत है और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ऐसे राइटिंग फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे होता क्या है। एन essay is a group of paragraphs written about single topic and a central main idea। ऐसे पैराग्राफ्स का एक ऐसा समूह होता है जिसे कि किसी एक विशेष टॉपिक पर और उसके सेंट्रल मेन आइडिया के ऊपर लिखा होता है। इट मस्ट हैव एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स। इसमें 3 पैराग्राफ तो निश्चित रूप से होने चाहिए, बट अ 5 पैराग्राफ्स essay इज अ कॉमन लेंथ फॉर एकेडमिक राइटिंग। परंतु शैक्षणिक रूप से जो निबंध लिखा जाता है उसमें 5 पैराग्राफ्स होते हैं और ऐसे में 3 मुख्य सेक्शंस होते हैं। सेक्शंस अर्थात उनके भाग होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले एन इंट्रोडक्शन दैट स्टेट्स द टॉपिक ऑफ द एसे एंड मेक अ पॉइंट थ्रू द थीसिस स्टेटमेंट। जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें एक थीसिस स्टेटमेंट दिया जाता है जिसके माध्यम से हम निबंध का जो टॉपिक है उसे एक पॉइंट की सहायता से बताते हैं और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? थीसिस स्टेटमेंट। सपोर्टिंग और बॉडी पैराग्राफ्स दैट कंटेन द सपोर्टिंग पॉइंट दैट एक्सप्लेन्स द डिटेल्स ऑफ द टॉपिक। इंट्रोडक्शन के बाद आती है सपोर्टिंग पैराग्राफ या जिसे हम कहते हैं बॉडी पैराग्राफ, और वो जो बॉडी पैराग्राफ होती है उसमें टॉपिक का जो मेन थीसिस स्टेटमेंट है उसको सपोर्ट करते हैं, उसको आगे एक्सप्लेन करते हैं, उसके बारे में डिटेल करते हैं जो कि थीसिस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है। और इसके बाद आता है अ कंक्लूजन पैराग्राफ्स that ties all the points of the essay together and restates your main point। आखिरी में आता है कंक्लूजन पैराग्राफ या जिसे हम कहते हैं उपसंहार, और वो पैराग्राफ जो होता है वो उस निबंध के सभी पॉइंट्स को एक साथ बांधता है और मेन पॉइंट को रीस्टेट करता है अर्थात पुनः बताता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे हर चीज़ का एक फॉर्मेट होता है, एक लिखने का तरीका होता है, बिल्कुल उसी तरह से ऐसे को लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है और उसे हम क्या कहते हैं? सबसे पहले टाइटल या हेडिंग ऑफ द ऐसे लिखा जाता है, उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं हम? थीसिस स्टेटमेंट या वह मेन आइडिया जिसे कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम वंडर्स ऑफ साइंस का ऐसे लिख रहे हैं तो उसे हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं, परंतु साइंस हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाया है वह मेन आइडिया हम इंट्रोडक्शन में बोलते हैं। इसके बाद ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू 3 मेन पॉइंट्स यू विल बी डिस्कसिंग इन रिलेशन टू योर थीसिस स्टेटमेंट। इसके बाद 3 मेन पॉइंट्स जो कि इंट्रोडक्शन के आगे उसी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। और इसके बाद पॉइंट 1 रीस्टेट द फर्स्ट ऑफ योर 3 मेन पॉइंट्स। जो हमारे 3 मेन पॉइंट हैं उसके सबसे पहले पॉइंट को दोबारा से लिखता है। ऑफर एन एग्जाम्पल as to why this point support your thesis statement। इसके बाद हम एक उदाहरण की सहायता से ये बताते हैं कि हमारा थीसिस स्टेटमेंट जो है वह कितना सही है या कितना रेलेवेंट है। इसके बाद आता है गिव प्रूफ ऑफ दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल का सबूत देने के लिए हम कोई एक कोटेशन लिखते हैं और वो कोटेशन जो होता है किसी बहुत अच्छे विचारक
या किसी नॉलेजेबल पर्सन के द्वारा जो कि अपने क्षेत्र में सबसे आगे हैं उनके द्वारा कहा गया होता है। इसके बाद आता है डिस्कस इन मोर डिटेल, यू कैन इंक्लूड ओपिनियन। और इस प्रूफ के बाद हम इसको कुछ और विस्तार से डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2। इस दूसरे पॉइंट में क्या आता है, रीस्टेट द सेकेंड ऑफ योर 3 मेन पॉइंट्स। जो 3 मुख्य पॉइंट्स हैं उनमें से दूसरे पॉइंट को हम फिर से बताते हैं। ऑफर एन एग्जाम्पल एज टू वाई दिस पॉइंट सपोर्ट्स योर थीसिस स्टेटमेंट। अब जो हमारा मेन आइडिया है उसको यह पॉइंट सपोर्ट क्यों कर रहा है, उसको सपोर्ट करने के लिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं। और इसके बाद गिव प्रूफ ऑफ दिस एग्जाम्पल। अब हमें इस एग्जाम्पल का भी प्रूफ देना होता है। वह प्रूफ क्या होता है, फिर से किसी रिलायबल सोर्स के द्वारा कहा गया कोटेशन। इसके बाद हम उस कोटेशन को लिखने के बाद इसी पॉइंट को और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम अपना ओपिनियन भी बता सकते हैं। इसके बाद बारी आती है पॉइंट 3 की। रीस्टेट द थर्ड ऑफ योर 3 मेन पॉइंट। जो हमारे 3 मेन पॉइंट्स हैं उसका तीसरा पॉइंट अब हम यहाँ पर फिर से बोलते हैं। ऑफर एन एग्जाम्पल एज टू वाई दिस पॉइंट सपोर्ट्स योर थीसिस स्टेटमेंट। पुनः इस तीसरे पॉइंट को हम एक एग्जाम्पल की सहायता से ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो मेन आइडिया है निबंध का, उसको हमारा ये पॉइंट किस तरह से सपोर्ट करता है। फिर इस एग्जाम्पल का प्रूफ देने के लिए पुनः किसी जाने माने व्यक्ति का कहा हुआ वाक्य या जिसे हम कोटेशन कहते हैं उसे हम लिखते हैं और इसके बाद हम उसका और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे लास्ट में आता है कंक्लूजन, to remind the reader about the amazing ideas you just presented in your essay। अब हमें अपने जो पाठक हैं उन्हें ये याद दिलाना होता है कि हमने किन किन बिंदुओं को अपने निबंध में प्रस्तुत किया है। वह सब हम अपने पाठक को पुनः याद दिलाते हैं। रीस्टेटिंग योर थीसिस स्टेटमेंट, हम अपने थीसिस स्टेटमेंट को फिर से बोलते हैं। समराइजिंग योर मेन पॉइंट्स, और अंत में हम अपने सभी मेन पॉइंट्स का सारांश लिखते हैं। इस तरह से ये निबंध का फॉर्मेट होता है। इसके बाद हम देखते हैं बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? यू मस्ट लिस्ट ऑल ऑफ द रिसोर्सेज, बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट साइट्स, encyclopedias, etc. that you used to find information for your essay। हम अपने निबंध में जो जानकारियाँ दी गई हैं उन्हें ढूंढने के लिए हमने जिन स्रोतों का उपयोग किया, यानी जिन जगहों से हमने वो पॉइंट्स लिए हैं या उसके बारे में जानकारी ली है, उसके बारे में लिखना ज़रूरी होता है। चाहे वो कोई बुक हो, चाहे कोई वह पत्रिका हो, समाचार पत्र हो, इंटरनेट की कोई साइट हो, या तो फिर एनसाइक्लोपीडिया हो। ये सब बिब्लियोग्राफी के अंतर्गत आते हैं। और अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द क्राइटेरिया इन गुड एसे राइटिंग। कोई निबंध अच्छा है उसको प्रूफ करने के लिए या उसके कौन कौन से पक्ष होते हैं उन्हें हम देखते हैं। फर्स्ट, द टॉपिक चूजन मस्ट बी द टॉपिक दैट यू आर इंटरेस्टेड विद। सबसे पहले तो हमें निबंध लेखन का जो टॉपिक है वह होना चाहिए जो कि हमारी पसंद का हो, हमारे इंटरेस्ट का हो। सेकेंडली, द टॉपिक ऑल्सो डिटरमाइंड बाय योर एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये जो टॉपिक है हमारे ज्ञान के ऊपर, जो हमें उस टॉपिक के ऊपर ज्ञान होता है, और दूसरा हमें उसके बारे में पर्याप्त संसाधन होने चाहिए जहाँ से कि हम उस निबंध के लिए जानकारी एकत्रित करते हैं। तीसरी चीज़, यू मस्ट ऑल्सो कंसिडर द रीडर्स, द सिचुएशन फॉर द एसे टू बी रिप्रेजेंटेड। हमें निबंध लिखने के पहले
हमारे जो पाठक हैं उनकी स्थिति और उनके ज्ञान का स्तर भी हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद लास्टली यू मस्ट ऑलवेज थिंक ऑफ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द एसे एंड आइडियाज़ मस्ट बी अरेंज्ड इन लॉजिकल ऑर्डर। सबसे अंत में हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारा निबंध लिखने का उद्देश्य क्या है और साथ ही साथ हमें हमारे जो विचार हैं उन्हें एक लॉजिकल या तार्किक रूप से सही क्रम में जोड़ना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं एक निबंध। इस निबंध को हम उदाहरण के रूप में लेते हैं और ये निबंध वह निबंध है जो हमारा जाना पहचाना हुआ है, जिसे हम कहते हैं जो परीक्षा में साइंस एंड टेक्नोलॉजी बून और बैन, साइंस ब्लेसिंग एंड कर्सेस, इन सभी नामों से ये निबंध परीक्षा में आ सकता है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द फर्स्ट रिवोल्यूशन इन ह्यूमन लाइफ केम when man discovered fire and second one when he discovered the wheel। मनुष्य के जीवन में सबसे पहला जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ था या जिसे हम बोलते हैं सबसे पहली क्रांति तब आई थी जब मनुष्य ने आग का आविष्कार किया था, और दूसरी क्रांति आई थी जब उसने पहिए का या चक्के का आविष्कार किया था। These two became the forerunners of all the later developments in science and technology। ये दोनों आविष्कार आगे आने वाले विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास के अग्र दूत रहे हैं। Second, the boon impact of science and technology is palpable able in all walks of our lives। विज्ञान और तकनीकी के ये जो प्रभाव हैं इन्होंने हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों पर बहुत अधिक अधिकार दिखाया है। We have a TV, रेडियो एंड म्यूज़िक सिस्टम। हमारे पास टीवी है, रेडियो है और म्यूज़िक सिस्टम है। और न्यूज़पेपर्स एंड मैगज़ीन्स, हमारे समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं। वी डोंट हैव टू गो टू वर्क ऑन अ बाइसिकल एज वी हैव आवर स्कूटर, मोटरबाइक और कार। हमें अपने काम पर जाने के लिए साइकिल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास उससे ज़्यादा उन्नत साधन हैं जैसे कि स्कूटर, मोटरबाइक या कार। The housewife has tap water and does not suffer the conventional चूल्हा and its smoke। पहले के समय में लोग खाना चूल्हे पर बनाते थे जिससे कि बहुत ज़्यादा धुआं निकलता था जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता था। लेकिन आज गृहिणी के पास नल है, नल में पानी है और उसे पानी भरने के लिए दूर दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं है। जल उसके द्वार पर उपलब्ध है। साथ ही साथ उसे परंपरागत चूल्हा और उसके धुएं का भी सामना नहीं करना पड़ता। शी हैज़ हर गैस स्टोव, इलेक्ट्रिक कुकिंग रेंज एंड माइक्रोवेव ओवन। उसके पास गैस चूल्हा है, इलेक्ट्रिक खाना बनाने के विभिन्न साधन हैं जो बिजली से चलते हैं और माइक्रोवेव ओवन है। शी ऑल्सो हैज़ हर वॉशिंग मशीन एंड इलेक्ट्रिक आयरन। अब उसे हाथ से कपड़े धोने की आवश्यकता नहीं है। एक वॉशिंग मशीन मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर इतने कपड़े धो देती है जो कि पहले महिलाओं का बहुत सारा वक्त ले लेते थे। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक आयरन है जिससे हम कपड़े प्रेस कर सकते हैं। आउट इन द फील्ड्स द फार्मर हैज़ हिज ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एंड थ्रेशर टू सेव हिज लेबर एंड टाइम। साथ ही साथ किसान के पास खेतों में ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है जिससे कि फसल काटी जाती है
एंड थ्रेशर जो होता है वो भूसे को अनाज से अलग कर देता है, जिससे कि किसानों की शारीरिक शक्ति का अपव्यय नहीं होता और साथ ही साथ समय भी बचता है। यह सब विज्ञान और तकनीक के आविष्कारों का प्रभाव है। He has chemical fertilizers and pesticides along with pumps to get bumper yields. बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल उत्पादन के लिए उसके पास पंप हैं, जिससे कि खेतों में सिंचाई कुछ ही घंटों में बहुत अच्छे से हो जाती है। उसके पास रासायनिक खादें हैं और कीटनाशक भी हैं, जिनसे कि फसल का नुकसान होने से बचाया जा सकता है। While going places, we don't have to depend on the bullock cart or horse carriage. अब हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी की आवश्यकता नहीं है, as we have buses, trains and even airplanes. अब उसके पास या हमारे पास बसें, ट्रेनें और एरोप्लेन जैसे तेजी से दूरी को तय करने वाले साधन हैं। They make the space shrink and save a lot of our time apart from making our journeys comfortable. ये जो साधन हैं यातायात के, इनके कारण जो स्पेस है या अंतरिक्ष है वो मानो सिकुड़ गया हो और इससे हमारा बहुत सारा समय भी बचता है, साथ ही साथ हमारी यात्रा भी बहुत ज़्यादा आरामदायक है। एंड व्हेन एज पेशेंट्स, और जब एक मरीज के रूप में देखें, वी गो टू ए डॉक्टर, हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं। ही डज नॉट हैव टू डिपेंड ऑन हिज गेस बट गेट्स अ लॉट ऑफ टेस्ट कंडक्टेड इन ऑर्डर टू डायग्नोज आवर इलनेस एंड गिव अस प्रॉपर ट्रीटमेंट। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो अब डॉक्टर हमारी बीमारी के बारे में सिर्फ अंदाज नहीं लगाते, बल्कि उनके पास ऐसे बहुत तरह के परीक्षण उपलब्ध हैं जो कि हमारी बीमारी और उसके इलाज की खोज करने में सक्षम हैं। एंड एडवांसेस इन सर्जरी आर रियली अमेजिंग। साथ ही साथ ऑपरेशन के क्षेत्रों में जो चमत्कार हुए हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक हैं। सर्जन्स नाउ परफॉर्म ओपन हार्ट, बाईपास एंड इवन किडनी ट्रांसप्लांट। अब जो डॉक्टर्स होते हैं वह ऑपरेशन के समय हमारे ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान हृदय का ऑपरेशन करते हैं हमारे जीवित रहते हुए। बाईपास सर्जरी करते हैं जिससे हृदय में हुए ब्लॉकेज को निकाला जा सकता है। यहाँ तक कि मनुष्य का वृक्क भी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के शरीर में लगाया जा सकता है। ये तो थे बून अर्थात विज्ञान के चमत्कार, जो हमें आशीर्वाद है विज्ञान का। एंड अब द बैन अर्थात वो चीज़ें जो कि विज्ञान के दुष्प्रभाव हैं। आइए हम देखते हैं। बट वी ऑल्सो हैव द राइफल्स एंड गन्स टू फायर शेल्स एंड इवन एटम बम्स capable of wiping out civilization from the surface of the earth। परंतु साथ ही साथ हमारे पास बड़ी बड़ी बंदूकें और राइफल्स हैं, जिनसे कि बंदूक की गोली चलाने से हम कई लोगों को एक साथ मार सकते हैं। और उससे भी भयानक दुष्प्रभाव एटम बम्स का है, जिससे कि पूरी की पूरी मानव सभ्यता को पृथ्वी की सतह से गायब किया जा सकता है। वॉट मोर, इससे ज़्यादा बुरा और क्या होगा। नाउ यू डोंट हैव टू कैरी दीज बॉम्ब्स इन एयरप्लेन्स टू ड्रॉप देम ऑन एनिमी टाउन्स। और तो और अब तो आपको इन एटम बम्स को एरोप्लेन में ले जाकर दुश्मनों के शहर पर गिराने की भी आवश्यकता नहीं है। यूज़ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का भी उपयोग किया जा सकता है, बेस्ड ऑन रॉकेट टेक्नोलॉजी टू कैरी देम, जो कि रॉकेट तकनीक के ऊपर आधारित हैं। इन
एटम बम्स को ले जाने के लिए। मतलब अब आपको लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी जगह पर बैठे बैठे एटम बम को कहीं पर भी गिरवा सकते हो। और यहाँ पर बच्चों, इस निबंध को आप अच्छे से तैयार करिए, लिख के देखिए और अपने स्कूल में जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें आप अपने टीचर्स को लिख कर दिखाइए। जय हिंद।